नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के कड़ी में। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में जो मन्नू भंडारी का हम लोग पढ़ रहे थे। एक कहानी यह भी उनकी आत्मकथा जो कि नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के सिलेबस में यूनिट 10 में लगा हुआ है। उसका लगभग जो मेन पार्ट है वह समाप्त हो चुका है। अब यह जो हम देखेंगे यह पूरक प्रसंग के अंतर्गत देखेंगे। हालांकि यह भी उसी का हिस्सा है, इससे भी आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी। देखते हैं पूरक प्रसंगों को, इसमें मन्नू भंडारी ने क्या कहा है। बहुत दिनों तक मैं इसी दुविधा में रही कि तद्भव में प्रकाशित राजेंद्र के आत्मकथ्य के प्रत्युत्तर में छपे अपने इस लेख को एक कहानी यह भी में सम्मिलित करना क्या उचित होगा, पर अंततः इसी नतीजे पर पहुंची कि उचित ही नहीं अनिवार्य भी है यह। फिर एक बार जब छप ही गया तो संकोच भी कैसा। अनिवार्यता थी तो केवल इस बात को लेकर कि तद्भव की प्रसार संख्या तो सीमित है और राजेंद्र का आत्मकथ्य पुस्तक रूप में जो है, मतलब मुड़ मुड़ के देखता हूँ, जो इनका राजेंद्र जी का है, छपकर अनेक पाठकों तक पहुंच चुका है। इस स्थिति में मुझे भी ज़रूरी लगा कि चाहे पूरक प्रसंग की तरह ही सही पुस्तक रूप में छपकर यह भी अनेक पाठकों तक पहुँचे और वे सब भी राजेंद्र और मीता के संबंधों के बीच मेरी सही स्थिति को जान समझ सके। राजेंद्र और मीता की स्थिति, सच पूछा जाए तो अपनी ज़िंदगी के इन महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रसंगों को समेटना तो मुझे अपनी कहानी में ही चाहिए था, पर क्यों नहीं कर पाई इसका उल्लेख भी मैंने इसी में कर दिया है। क्योंकि ज़रूरी है, यदि ज़िंदगी की कहानी लिखी जा रही है तो सारे प्रसंगों को लिखा जाए। तो मन्नू भंडारी वहीं कह रही हैं कि इस प्रसंग को तो इसी में समेटना चाहिए था, लेकिन मन्नू भंडारी नहीं कर पाए, उसका उल्लेख इसी में इन्होंने किया है। तो यह बाकी सभी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। एक कहानी अभी प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है इकाई 10 में। ठीक, आगे देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ज़िंदगी में अपने अंतरंग संबंधों के कुछ निजी पन्ने होते हैं, इतने निजी कि उनकी यह निजता ही उन्हें जग जाहिर करने में बाधक बन जाती है। संबंध यदि सहज सरल गहरे और आत्मीय हो तो बाधा या तो संकोच की तरह रहती है या संबंधों की गरिमा की। लेकिन संबंध जब अनेक परती ही नहीं छल और झूठ के गड्ढों से भी भरे हुए हों तो उन्हें उजागर करने में बात औचित्य की सीमा उल्लंघन की भी जुड़ जाती है। अपनी कहानी लिखते समय उचित अनुचित का यही द्वंद्व मुझे उन प्रसंगों को समेटने से रोकता रहा है। हाँ, कहीं कहीं मैंने उन्हें समेटा जरूर है, पर बहुत ही सांकेतिक ढंग से। यह तो राजेंद्र के आत्मकथ्य मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि आने पर मैं इस द्वंद्व से मुक्त हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजेंद्र ने बड़ी ईमानदारी और साफगोई से अपनी ज़िंदगी के सबसे निजी और सबसे महत्वपूर्ण उस प्रसंग को भी उकेरा है जिसका सीधा संबंध मुझसे भी रहा है। ज़िंदगी शुरू करने के बाद ही समानांतर ज़िंदगी की जो अवधारणा इन्होंने मुझ पर थोपी थी और मुझे लग तो तभी गया था कि इसके मूल स्रोत तो कहीं और ही हैं, जिसका उल्लेख मैंने अपनी कहानी में भी किया है। इस प्रसंग के द्वारा उन्होंने इसे केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि अपने उस अंतर्द्वंद और परेशानी को भी रेखांकित किया है जिसके चलते कभी गहरी जिंदगी जी ही नहीं सके। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर है कि आत्मविश्लेषण करते समय राजेंद्र ने बड़ी ईमानदारी और निर्ममता से अपनी कमजोरियों, खूबियों, खामियों और अपने आग्रह दुराग्रहों का ब्यौरा तो प्रस्तुत किया, पर बड़ी होशियारी से उन प्रसंगों को अनदेखा ही छोड़ दिया जिन्होंने राजेंद्र को दोहरी जिंदगी जीने को मजबूर किया। शुरू से इनका प्रेम मीता से रहा हो। कौन कौन? मीता याद रखिए, जो तीसरी मतलब कि राजेंद्र क्या थे, मन्नू भंडारी से शादी हुआ था, पत्नी थी, लेकिन इनका प्रेम मीता से भी चल रहा था। तो इसीलिए दोहरी जिंदगी मन्नू भंडारी कह रही हैं इनके जीवन को। इनका प्रेम मीता से रहा हो तो फिर मैं बीच में कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? और तब मुझे लगा कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मुझे उन सारे प्रसंगों को उजागर करना ही चाहिए। हालांकि उन बेहद अपमानजनक स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना, सबके बीच अपने को नंगा करके खड़ा करना जैसा ही था और कम कठिन काम भी नहीं था यह मेरे लिए। लेकिन जब राजेंद्र ने बिना यह सोचे कि मुझ पर क्या गुजरेगी इसे कर ही दिया तो फिर मैं भी किस दुविधा से ग्रस्त रहती, किस संकोच में बंधी रहती। अब कम से कम जबरदस्ती दो के बीच में दरार डालकर इन दोनों को अलग करने के अपयश से तो अपने को बचाऊं। इन दोनों प्रेमियों के अलगाव के मूल में मेरी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है, न ही किसी तरह की मेरी कोई जिम्मेदारी है। जिम्मेदार अगर कुछ है तो राजेंद्र का झूठ में लिपटा निहायत अनैतिक, कम से कम मेरी दृष्टि में, व्यवहार।
साथ ही कहीं कहीं राजेंद्र के अंतर्द्वंद को सुलझाने और इनकी कुछ स्थापनाओं मान्यताओं के असली रूप को उजागर करने की कोशिश भी करूंगी। उचित अनुचित के द्वंद से मुक्त होकर यह सब लिखने के लिए मैंने अपने को तैयार तो कर लिया, पर कुछ प्रसंगों के विस्तृत ब्यौरे तो अभी भी नहीं लिख पाऊंगी। कारण पता नहीं, साहस की कमी या फिर शालीनता का प्रतिबंध। यह सब लिखने के बाद वह अभी भी बची रह जाएगी क्या? खैर, राजेंद्र के छोड़े हुए अंतरालों को भरने के लिए मुझे घटनाओं और ब्यौरों की सपाट बयानी का ही सहारा लेना पड़ा। इसलिए इसमें आपको वह गहराई तो कहीं नहीं मिलेगी जिसने राजेंद्र के इस आत्मकथन को मात्र एक आत्म स्वीकृति ही नहीं बल्कि एक साहित्यिक कृति भी बना दिया है। मुझे तो इस संदर्भ में केवल अपना पक्ष रखना है। अब क्योंकि मैं उन सारी स्थितियों से पूरी तरह उबर गई हूँ, इसलिए कभी जिन प्रसंगों की चर्चा मात्र मुझे गहरे अवसाद से भर देती थी, यानी डिप्रेशन, अवसाद का स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में, डिप्रेशन से भर देती थी, उन पर लिखते हुए आज तो कहीं कहीं मस्खरी का पुट भी आ गया है, यानी कि व्यंग। हो सकता है कि किसी को इसमें प्रतिशोध की गंध आए तो किसी को सेल्फ जस्टिफिकेशन की। यह अधिकार तो पाठकों का है ही। मुझे अगर कुछ कहना है तो केवल इतना कि मैंने जो कुछ भी लिखा उसकी एक एक बात, एक एक ब्यौरा, यहाँ तक कि एक एक पंक्ति तक बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो यह प्रसंग जिसने समानांतर जिंदगी का यह सिलसिला शुरू किया, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राजेंद्र और मैंने अपनी मित्रता की निकटता में बदलते ही अपने अपने प्रेम प्रसंग का जिक्र किया था, इस आश्वासन के साथ कि वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है और हम खाली स्लेट लेकर ही एक दूसरे के निकट आए हैं। परिवार में, मित्रों में अनुमान तो सबको था ही, फिर भी प्रतीक्षा थी उस बिंदु की, उस निर्णय की जहाँ पहुँच वे भी आश्वस्त हो ले। और वह बिंदु आया उस दिन जब राजेंद्र ने सुशीला के सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सुशीला जी, रस्म रिवाज में तो मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, पर वी आर मैरिड। लेकिन साथ रहना शुरू करने से पहले मुझे अपना आर्थिक आधार तैयार करने को अब दिल्ली तो जाना होगा। दिल्ली जाने की बात उन्होंने मुझे पहले भी बता रखी थी और वे दिल्ली चले गए। इसका हवाला तो मैंने अपनी कहानी में दे रखा है। कोई 3-4 महीने बाद ठाकुर साहब ने आगरा जाकर यह सूचना केवल राजेंद्र के परिवार वालों को ही नहीं बल्कि सारे आगरा वालों को सुना दी। जो मीता कलकत्ते में राजेंद्र के विवाह के प्रस्ताव को केवल ठुकरा ही नहीं चुकी थी बल्कि क्या हुआ था, फिर से देखते हैं। जो मीता इनकी प्रेमिका थी, जो मीता कलकत्ता में राजेंद्र के विवाह के प्रस्ताव को केवल ठुकरा ही नहीं चुकी थी बल्कि आगरा लौटकर पत्र में भी साफ लिख दिया था कि तुम्हारी परिणीता बनकर रहना मेरा स्वप्न नहीं है, मतलब शादी किसी और से, और मुझे केवल परिणीता बनाकर रखोगे। और इसे हाथ होकर मांगने पर राजेंद्र के सारे पत्र लौटाकर अपनी अस्वीकृति पर मोहर भी लगा चुकी थी। यह प्रसंग राजेंद्र के आत्मकथन में वर्णित है। यह खबर सुनकर अपने निर्णय से केवल डगमगाई ही नहीं बल्कि दिल्ली जाकर राजेंद्र से मिलने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पुराना अध्याय फिर से खुला। मतलब क्या हुआ था कि आगरा लौटकर पत्र में भी साफ लिख दिया था, राजेंद्र के विवाह के प्रस्ताव को केवल ठुकरा ही नहीं चुकी थी मीता बल्कि आगरा लौटकर पत्र में भी साफ लिख दिया था कि तुम्हारी परिणीता बनकर रहना मेरा स्वप्न नहीं है। और इससे आहत होकर मांगने पर राजेंद्र के सारे पत्र लौटाकर अपनी अस्वीकृति पर मोहर भी लगा चुकी थी। यह प्रसंग राजेंद्र के आत्मकथन में वर्णित है। यह खबर सुनकर अपने निर्णय से केवल डगमगाए ही नहीं बल्कि दिल्ली जाकर राजेंद्र से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पुराना अध्याय फिर से खुला, जिसके लिए राजेंद्र भी उतने ही जिम्मेदार हैं, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही हो, और इतनी शिद्दत के साथ खुला कि सितंबर के महीने में राजेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर भी कह दिया, वी आर मैरिड। यानी कि एक बार तो उसने, मीता ने वो कर दिया कि ऐसे हम नहीं रह सकते। फिर क्या हुआ कि मिलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ गई और उनसे भी कह दिया सितंबर में कि वी आर मैरिड। इस सारे प्रसंग पर अपने को मीता की जगह रखकर मैंने एक बार और स्त्री सुबोधनी नाम से 2 कहानियाँ भी लिखी थी। एक बार और मतलब एक बार और, यह एक इनकी कहानी है, दूसरा है स्त्री सुबोधनी। इसी प्रसंग को रखकर यह लिखा गया था। इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको यह सच्ची कहानी पर आधारित यह एक बार और स्त्री सुबोधनी यह कहानी पढ़नी चाहिए। इस सारी स्थिति से बिल्कुल अनजान अक्टूबर के महीने में मैं और सुशीला, यानी इनकी दीदी मनोज जी के, सुशीला पिताजी से दिल्ली आए। सुशीला पिताजी से मेरे और राजेंद्र के बारे में बात करने के लिए अजमेर जाने वाली थी और मैं बड़ी बहन के पास इंदौर। सारी बात को अंतिम रूप देने के लिए सुशीला ने राजेंद्र से कहा, राजेंद्र जी,
अब शादी की तारीख ही तय कर डालते हैं, जिससे मैं पिताजी से बात करने के बजाय उन्हें सीधे शादी की सूचना ही दे दूं। तारीख की बात राजन ने टाल टूल दी और सुशीला उसी रात अजमेर के लिए रवाना हो गई। दूसरे दिन मैं राजन से मिलने गई तो वह मुझे बहुत उखड़े बिखरे और परेशान से लगे। मूर्खता मेरी कि मैं उनकी इस मानसिक स्थिति को उनके काम न मिलने के साथ जोड़ती रही और उन्हें बराबर समझाती रही कि आर्थिक स्थिति को लेकर वे क्यों परेशान होते हैं। कलकत्ता में आखिर वे रह ही रहे थे, मेरे पास भी एक नौकरी है ही, हमारी गृहस्थी तो इसी से चल जाएगी। मैं और भी जाने क्या क्या बोलती बतियाती रही, अपने लिखे उपन्यास के बारे में चर्चा करती रही और राजन सब सुनते रहे, पर उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ घट गया इसके बारे में वे कुछ नहीं बता पाए। और तब यह जिम्मेदारी उन्होंने राकेश जी को सौंपी, यानी मोहन राकेश। रात को मुझे फ़ोन पर बताया कि कल सवेरे का नाश्ता राकेश के यहाँ करना है, सो तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा। दूसरे दिन मुझे राकेश जी के यहाँ छोड़कर चिट्ठी डालने के बहाने राजेंद्र बाहर चले गए। 1.5 घंटे तक राकेश जी जाने क्या क्या कहते समझाते रहे, पर उनकी हर बात का तोड़ एक ही जगह पर होता, मन्नू तुमको लेखक से शादी करने की बात ही दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम लोगों को क्या है, आज घर है तो कल फुटपाथ पर बैठकर रुमाल भी बेचना पड़ सकता है। सारी बातचीत में से मुझे केवल यह वाक्य जस का तस याद है, आज खाना है तो कल लंघन भी करना पड़ सकता है। निहायत अनिश्चित अस्थिर जिंदगी के साथ बचकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकोगी। पर मुझे तो इस तरह की सारी बातें अपने लिए चुनौती लगती, जो मेरे संकल्प पर एक परत और चढ़ा देती। राकेश जी से मैंने यही कहा था कि रोमांटिक दुनिया में रहने वाले 16 साल की उम्र में बहुत पीछे पड़ चुकी हूँ। रोमांटिक दुनिया में रहने वाली 16 साल की उम्र मैं बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। ठेठ यथार्थ की भूमि पर खड़े होकर ही मैंने यह निर्णय लिया, क्योंकि अब मुझे ज़िंदगी से जो चाहिए वह एक लेखक के साथ ही मिल सकता है। और भी जाने क्या कुछ तो कहा था, सो वो सब तो अब याद भी नहीं, लेकिन इस प्रायोजित मुलाकात का असली मकसद साफ साफ शब्दों में ना राकेश जी बता पाए ना मैं अंदाज़ा लगा पाई। रात को स्टेशन पर गाड़ी चलने से पहले राजन ने झिझकते हुए इतना ज़रूर कहा था, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मीता सेटल हो जाती। रात को स्टेशन पर गाड़ी चलने से पहले राजन ने झिझकते हुए इतना ज़रूर कहा था, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मीता सेटल हो जाते तब मैं, और फिर बिना वाक्य पूरा किए हुए चुप हो गए। राजेंद्र का चेहरा टटोलते हुए अपार आश्चर्य से मैंने पूछा, अरे अब वह प्रश्न कहाँ से उठाया? तो उन्होंने इतना ही कहा, नहीं पर आखिर इतने वर्षों की मित्रता थी हमारी, सो लगता तो है कि और तब बात फिर वहीं छोड़ दी। पर इस लगता तो है ही कि डोर पकड़कर राजेंद्र मीता के साथ संबंधों के किस छोर तक जा पहुँचे हैं, या तो वे बता ही नहीं पाए। क्यों हिम्मत की कमी, अपने दिए वचन को तोड़कर मुझसे आंख मिलाने की शर्म, मुझ पर होने वाली त्रासद प्रतिक्रिया को झेल पाने की असमर्थता, या कि जैसा अर्चना ने लिखा, कटु बात न कर पाने की करुणा में दुर्बलता। नहीं जानती पर कैसी थी यह करुणा, जो सारी जिंदगी एक खास तरह की क्रूरता में प्रतिफलित होने के लिए अभिशप्त थी। अजीब थी वह यात्रा भी। गाड़ी आगे को दौड़ रही थी और मन पीछे दौड़कर 2.5 वर्ष की उस मित्रता के पन्नों को पलट रहा था, जिसने वी आर मैरिड परिणति तक पहुंचाया था। मेरी विश्वासी मन मानने को तैयार ही नहीं था कि दिए हुए इस वचन के इधर उधर अब कुछ और भी हो सकता है। ऐसी बातों पर तो कई बार चर्चा होती थी, और राजेंद्र भी अच्छी तरह जानते थे कि मैंने उनके लेखकी व्यक्तित्व से घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने की अपेक्षा कभी नहीं की, ऐश आराम धन दौलत की भी नहीं की थी। चाहा था तो एक अटूट विश्वास, एक निर्द्वंद आत्मीयता और गहरी संवेदनशीलता, जिसके चलते हम खूब लिख सके, एक से एक अच्छी रचना का सृजन कर सके। पर चलते समय के राजेंद्र के अंतिम वाक्य ने, 2 दिन की उनकी उखड़ी बिखरी मानसिकता ने, जो अब कुछ नए अर्थ ध्वनित करने लगी थी, मेरे मन में शंकाओं का अंबार सा लगा दिया। इंदौर पहुंचते ही मैंने राजेंद्र और राकेश जी दोनों को पत्र लिखे, अपना संशय और अपना मानसिक स्थिति को उजागर करते हुए। राकेश जी का उत्तर तो तुरंत मिला। उन्होंने क्या लिखा था सो तो बिल्कुल याद नहीं, पर उसका एहसास अभी भी कहीं मन में बाकी है, स्नेहिल सहलाता हुआ। पर मैं ऐसे पत्र की उम्मीद तो राजन से कर रही थी, कुछ तो ऐसा लिख दें जिससे मेरे मन के सारे संदेह संशय एक झटके से दूर हो जाए, वरना इंदौर में दिन गुजारना तो क्या सांस लेना तक जैसे मुझे भारी पड़ रहा था। 3-4 दिन बाद राजेंद्र का पत्र मिला, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या था सो मुझे याद नहीं, सिवाय इस सूचना के कि वे इलाहाबाद होते हुए कलकत्ता जा रहे हैं। कोई 12-15 दिनों बाद सुशीला का पत्र मिला कि मैं तुरंत कलकत्ता पहुँचूँ, शादी की तारीख तय करनी है। इसी आशय का एक पत्र ठाकुर साहब का भी मिला, तो मन के सारे संशय झर गए और अपने ऊपर ग्लानि भी हुई। क्यों बेकार की बातें सोचकर परेशान होती रही। अविश्वास के घेरे में लेकर
किसी के बारे में भला बुरा सोचती रही। मैं किसी के बारे में मतलब वही राजेंद्र के बारे में सोच रही थी, कहाँ गए कैसे गए। मैं कलकत्ता लौटी तब भी मुझे इस सच्चाई से अवगत नहीं कराया गया कि शादी का यह निर्णय अंततः ठाकुर साहब ने लिया है। बेहद बेहद द्वंद्वग्रस्त स्थिति में राजेंद्र कलकत्ता आया और यह जिम्मा ठाकुर साहब को सौंपा गया। इस बार मन्नू को बुलाकर बदली हुई स्थिति की जानकारी देकर उसे समझाने संभालने का नहीं बल्कि शादी किससे की जाए इस बात का निर्णय लेने का। वैसे तो ठाकुर साहब ने अपनी ओर से बहुत तटस्थ होकर सारा आगा पीछा सोच कर ही निर्णय लिया था, फिर भी उसके मूल में राजेंद्र के भविष्य की चिंता के साथ साथ मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह भी रहा होगा। बहरहाल 22 नवंबर को शादी हो गई, जिसका पूरा ब्यौरा मैंने अपनी कहानी में दे रखा है, तो यहाँ पे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने देखा कि राजेंद्र की मानसिक स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है और मैं सोच ही नहीं रही थी बल्कि पूरी तरह आश्वस्त थी कि एक बार गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ेगी और निश्चिंतता के साथ लिखना पढ़ना शुरू हो जाएगा, तभी इनके सिर से आर्थिक आधार का यह भूत भागेगा और ये सामान्य होंगे, पहले की तरह उत्साह से भरपूर। मुझे क्या पता था कि इस मानसिक स्थिति के मूल में क्या है, मतलब मीता है। हम लोग आगरा पहुंचे तो दरवाजे पर आरती उतारकर बहनों ने द्वार रुकवाई की रस्म करके अच्छी तरह बता दिया कि यहाँ इस शादी को लेकर पूरा उत्साह है। शाम को बीच आंगन में बाई यानी सास, बहनों और कुछ औरतों के बीच पटरे पर बैठे कुछ रस्में करवाती हुई मैं, और जिस स्थिति कि मैं दूर दूर तक कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती थी, उस स्थिति से गुजरते हुए राजेंद्र, मीता के मित्र का कमरा, लगातार रोती हुई मीता, यानी मीता भी वहाँ थी, अब मीता से शादी नहीं की तो रोएगी ही। मीता के मित्र का कमरा, लगातार रोती हुई मीता, झूठ छल प्रपंच के आरोपों की बौछार करती, धिक्कार भरी शब्दावली में फटकारती मीता के मित्र, मन में न जाने कितने तूफानों की हलचल झेलते हुए भी निश्चल निस्पंद बैठे राजेंद्र। आखिर कुछ देर बाद राजेंद्र ने हिम्मत करके मीता के आंसू पूछे और उसके हाथ में उम्मीद और आश्वासन का एक और पुर्जा थमाया। शादी मैंने जरूर मनु से कर ली है, पर तुम्हारा संबंध तो जैसा है वैसा ही रहेगा। शादी में वैसे भी मेरा कोई विश्वास नहीं, सो यह बंधन में मेरे तुम्हारे बीच कभी बाधा नहीं बन सकेगा। नहीं जानती दोनों संबंधों को साथ चलाने की कौन सी अवधारणा इनके मन में थी, या कि एक संबंध को जोड़ते ही तोड़ने की क्यों कोई योजना थी, या कि उसके आहत मन को सहलाने के लिए ऐसी ही कोई आश्वस्तिदायक बात कहना उस समय इन्हें बहुत ज़रूरी लगा हो। रात को राजेंद्र जब मेरे पास आए तो उनकी रगों में लहू नहीं, अपने किए का अपराध बोध, मीता के आंसू, उसके मित्र की धिक्कार भरी फटकारें बह रही थी, बिल्कुल ठंडे और निरुत्साहित। और फिर यह ठंडापन हमारे संबंधों के बीच जैसे अस्थायी भाव बनकर जम गया। ना 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 ना, सही बात है, अस्थायी भाव हमेशा जीवन भर रहा है, इसीलिए आप जिससे प्यार करते हैं आपको दोहरा नहीं करना चाहिए, उन्हीं से शादी कर लेना चाहिए जिसको प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं। आज सारी बातों से उबरने के बाद इस दृश्य की कल्पना करके मुझे कभी कभी हंसी भी आ जाती है। आंगन में पटरे पर बैठी शादी की रस्में करवाती मैं और मीता के आंसू और उसके मित्र की फटकारे झेलते सिर झुकाए बैठे राजेंद्र। पर यह सब जब पहली बार जाना तो ओफ, वह रात कलकत्ता में। साथ है जिंदगी शुरू करते ही लेखन की अनिवार्यता और आधुनिकता के नाम पर समानांतर जिंदगी का नुस्खा ही नहीं पकड़ाया था राजेंद्र ने, बल्कि अलमारी, बक्सों और दराजों के तालों की ऐसी चौकसी आरंभ कर दी थी कि मेरा तो दम ही घुटने लगा था। यानी कि अपना ताला अलग रखते थे, अलमारी बक्सा नहीं है तो शादी के पहले वाली राजेंद्र है ही नहीं। पहले कमरे पर जाने पर उष्मा में भरकर जो कभी कभी बाहों तक में समेट लेते थे, कमरे में जिनकी अलमारी और दराजे ही खुली नहीं रहती थी बल्कि बातों में जो अपना मन भी खोलते रहते थे अपने स्वभाव के खुलेपन के कारण, तब मैं ऐसा ही समझती थी, वरना राजेंद्र तो मन की गुत्थियों पर भी 70 ताले डालकर ही बैठते हैं। नहीं, है केवल लेखन का मामला नहीं, कोई रहस्य है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, और औरत के मन में एक बार यदि संदेह के अंकुर उगाएं तो फिर कोई भी रहस्य बहुत दिनों तक रहस्य नहीं बना रह सकता है। राजेंद्र 3-4 दिनों के बाहर जा रहे थे और जाने से कोई घंटा भर पहले कैसे तो इनके एक खास बक्से की चाबी मेरे हाथ लग गई। मैंने चुपचाप पलंग के नीचे रखे बक्से का ताला खोला, चाबी को उसी जगह सरका कर इन्हें विदा किया।
पत्रों और डायरियों से भरा हुआ बक्सा मेरे सामने खुल पड़ा था। सारी घटनाओं, स्थितियों, संवादों और मानसिक दशाओं के विस्तृत ब्यौरों से भरी वह डायरी मेरे हाथ में थी। बहते आंसुओं के बीच मैं उसे पढ़ती जा रही थी और लग रहा था जैसे मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन ही सरकती जा रही है। समानांतर जिंदगी के नुस्खे ने छत को पहले ही अलग कर दिया था। मतलब कि मीता की चिट्ठी मिल गई थी और इनकी भी डायरी उनके प्रति। जिंदगी के नुस्खे से छत तो पहले ही अलग कर दी थी, अब ज़मीन भी खींच ली। इतना बड़ा धोखा, ऐसा छल। अब इस संबंधहीन संबंध को लेकर कहाँ खड़ी रहूँगी, कैसे खड़ी रहूँगी और खड़ी भी क्यों रहूँ। नहीं, जो काम राकेश जी नहीं कर पाए, ठाकुर साहब नहीं कर पाए, उसे अब मुझे ही करना है। राजेंद्र को अपने से मुक्त कर देना है या फिर अपने को राजेंद्र से मुक्त कर लेना है। कैसे बीते थे वे 3-4 दिन। आज मैं उस सारी स्थितियों से इस हद तक उबर चुकी हूँ कि अपनी उस मानसिकता का ब्यौरा भी प्रस्तुत कर सकूँ। यह मेरे लिए संभव नहीं। यह भी याद नहीं कि राजेंद्र के लौटने पर मैंने दुख और भर्त्सना की प्रतिमूर्ति बनकर किन और कैसे शब्दों में अपने आवेग की बौछार की थी। क्या कहकर मैंने वापस सुशीला के यहाँ लौट जाने का अपना निर्णय सुनाया था। याद है तो केवल इतना कि मेरी सारी बातें सुनकर राजेंद्र औंधे लेट कर फूट पड़े थे। मन्नू, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है। तुम ही मुझे इससे उबार सकती हो। देखो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कायरता में लिपटे अंतरात्मा से निकले इस आग्रह ने, जिसमें न झूठ की गंध थी न छल का आभास, कैसे मेरे सारे संकल्प को बहा दिया। सोचने पर आज तो यह भी लगता है कि कौन जाने 3 दिन तक ऊपर से भले ही मैं कौन जाने 3 दिन तक ऊपर से भले ही मैं अपने संकल्प का पर दृढ़ता की परतें चढ़ाती रही, पर भीतर ही भीतर मैं भी तो ऐसे ही किसी बिंदु की छोर की संकेत की प्रतीक्षा में ही थी, जिसे थामकर अपने संकल्प से डिग सकूं। लेकिन बहुत बाद मैंने मीता के एक पत्र में भी पढ़ा था, जब जब मैंने इस संबंध से मुक्त होने की कोशिश की, तब तब तुम इतने कातर, दयनीय और असहाय हो गए कि शब्द जस के तस याद नहीं, पर भाव बिल्कुल यही था। मतलब जो मन्नू के साथ भाव था वहीं मीता के साथ भी था। मतलब दोहरी जिंदगी जी रहे थे राजेंद्र। और अर्चना ने तो तद्भव में प्रकाशित राजेंद्र पर केंद्रित अपने लेख में इस बात की पुष्टि भी की है। मैंने अपने अलग होने का निर्णय सुनाकर राजेंद्र से 2 महीने के भीतर भीतर फ्लैट ढूंढकर शिफ्ट होने के लिए कह दिया था। इस निर्णय के कोई 3-4 दिन बाद ही प्रकाशक मित्र ने राजेंद्र के जन्मदिन का जो उत्सव आयोजित किया था, उसी प्रसंग में अर्चना ने लिखा, मेहमान जा चुके थे। लंबी चुप्पी के बाद हंस के परिवार वालियों साथियों से राजेंद्र ने कहा, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कम से कम तुम लोग मुझे मत छोड़ना। पहली और अकेली बार इनकी इतनी करुणामयी कातर आवाज़ मैंने सुनी, और राजेंद्र जी की करतूत से असहमत होने के बावजूद उनकी असहायता के क्षण में सब के सब कुछ अधिक ही उदार और संरक्षणशील हो उठे थे, और मैं खुद भी उनमें शामिल थी। यह अर्चना ने कहा। चलिए यार, जितना ही देखते हैं, फिर बाकी बच्चे चीज़ों को अगली कड़ी में देख लेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों से भी कराइए, और लाइक्स ज़रूर करते रहें। एक चीज़ और, आपके मन में आपको कैसा लगा, आपको कैसा ख़राब लगा, अच्छा लगा, इसमें क्या सुधार और सुझाव दे सकते हैं, वो अभी कमेंट के माध्यम से करते रहें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक क्रम से जाके देखिए, बहुत अच्छे बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। सरस्वती पांडे के भी मिलेंगे। संपूर्ण बुक का अध्ययन हो चुका है समाप्त, और अपने प्रतिक्रिया देते रहिए। नमस्कार।